डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि 12th के अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 चैप्टर नेशनल इनकम के हैं। इट मीन्स 1/3 पार्ट नेशनल इनकम है। बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब चारों चैप्टर अगर नेशनल इनकम है तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए शुरू से, और साथ के साथ ही आपको याद करना है। इनको मेरे साथ ही आप राइट डाउन करें और याद कर लें। देखो, द टर्म मैक्रो ये MCQs में पूछा जाने वाला है। आगे भी कई प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि मैक्रो वर्ड कहाँ से आया है। तो ध्यान रहे, मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक के मैक्रोज से लिया गया है। मैक्रो वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक के मैक्रोज से लिया गया है, विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब होता है लार्ज। अब इकोनॉमिक में लार्ज से क्या मीन है वो देखें। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। लार्ज का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी एज ए होल, मतलब कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी इसमें होती है। आपने 11th में माइक्रो पढ़ी थी। माइक्रो में देखें, ये माइक्रो आई मतलब होता है इंडिविजुअल। मैक्रो आपने लिया है ग्रीक के मैक्रोज से। इस ए का मतलब देखें, इस ए का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा, होल की स्टडी करना। अब डेफिनेशन देखें। अगर मैं डेफिनेशन लेता हूं इसकी, तो आपको याद कैसे करनी है डेफिनेशन वो देखें। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको याद है, इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है विच स्टडीज, जो स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ लार्ज। मैंने याद करने के लिए यहाँ पर लार्ज लिखा है ताकि याद इजी हो जाए। लार्ज की जगह आपको वहाँ क्या लिखना है? इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ लार्ज। एट द लेवल ऑफ लार्ज, और लार्ज की जगह मैं क्या लिख दूंगा? इकोनॉमी एज ए होल। तो ये आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। Macroeconomics is that branch of economics which studies economic problems at the level of economy as a whole। लार्ज की जगह मैंने वो लिख दिया। अब देखो, मैक्रो के आधार पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जितनी भी आपके प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ ए गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथ करनी है ये गवर्नमेंट मैक्रो के आधार पर ही डिसाइड करती है। अब इसके अंदर आपके एक तो आता है स्कोप। स्कोप मतलब एरिया। तो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमी के जो अगले चैप्टर्स के नेम है वो इसके स्कोप में आपको लिखना है। जैसे एक तो लेता हूं मैं मनी, मैं याद करने के लिए लिख रहा हूं ये मनी। मैक्रो में मनी की स्टडी करते हैं। मनी से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल होता है। जनरल प्राइस लेवल से क्या होगा? गवर्नमेंट नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा? गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगी, गवर्नमेंट बजट, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। देखो, मैंने याद करवाने के पर्पज से लिखा है कि हम इसमें मनी की स्टडी करते हैं। आपको पता है किसी भी कंट्री में, किसी भी परिवार में अगर
मनी अच्छा जनरेट होता तो कब होता? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल होता है। गवर्नमेंट के पास नेशनल इनकम होती है, गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, और फिर हम बजट बनाने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन के साथ जो हम डील करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस सब की स्टडी हम मैक्रो में करेंगे। तो देखो लिखना कैसे है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मनी का इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर होता है, एम्प्लॉयमेंट से जनरल प्राइस लेवल होती है, जनरल प्राइस लेवल से नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होगी तो गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आगे के चैप्टर्स के नेम है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे वो देखें। सबसे पहले लिखेंगे थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी मतलब मनी से रिलेटेड स्टडी आपके इसमें होगी। कैसे? कि किस तरह कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है, किस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर मनी सर्कुलेट करती है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी की स्टडी करेंगे। फिर जनरल प्राइस लेवल स्टडी, जनरल प्राइस लेवल कि कंट्री के अंदर किस तरह से प्राइस लेवल को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्टेबल रखा जाता है। नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी इसी में होती है मैक्रो के अंदर। फिर आपके गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या आप सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज लिख लें, फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी करेंगे हम इसमें। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कि फॉरेन के साथ हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ये सारा इसमें आता है। ये स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। याद रखने का तरीका, अगर हम मनी अर्न करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल डिसाइड होगा। एम्प्लॉयमेंट और मनी बढ़ने से नेशनल इनकम पर इफेक्ट आएगा। फिर गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी के आधार पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है स्कोप में। अब इसको लिखना कैसे? तो थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके स्कोप में आते हैं। ये आपको मेरे साथ ही याद करना है। अब देखो, अगर इसके सिग्निफिकेंस में लेता हूं, मैक्रो इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंसी, किसके क्या प्रॉफिट है, क्या इंपॉर्टेंसी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसको याद करने के लिए ये सिग्निफिकेंट आपको एक लाइन याद करनी है, रेड पीपी बीओपी, रेड पीपी बीओपी। देखो आर कैपिटल में है, ई कैपिटल में है, डी कैपिटल में, ये पी भी कैपिटल में, ये वाली पी भी कैपिटल में, बी कैपिटल में है, ये ओपी स्मॉल है। इसका मतलब एक तो ये आर से बनेगा, एक ई से, एक डी से, ये एक इससे, इनसे और एक इससे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंसी से लिया जाता है। अब इंपॉर्टेंसी क्या है देखें। सबसे पहले आर, आर का मतलब है जो आप आर लिया है एक तरह से रोड मैप, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमी एक तरह से रोड मैप है किसका? किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रोड मैप होता है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है। रोड मैप कैसे हैं? तो मैक्रो इकोनॉमी जो है इसके अंदर सारे प्रोग्राम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के डिसाइड किए जाते हैं। किस पर कितना आपको अमाउंट स्पेंड करना है बजट के माध्यम से किया जाता है बता आपको। तो ये पहले से रोड मैप होता है, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ।
ई का मतलब है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी का काम करती है। किस तरह से करेगी? तो इसमें देखो, जो हमारे बैंकर्स हैं, आरबीआई, उसके पास दो पॉलिसी होती है। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसकी स्टडी हम इसमें आगे वैसे ही करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। थर्ड नंबर पर डी का मतलब, देखो आर का मतलब रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ई का मतलब हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखो यहाँ लार्ज का मतलब पहले से इकोनॉमी एज ए होल, इसका मतलब है मैक्रो इकोनॉमी में हम एक साथ स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की। तो पूरी इकोनॉमी की इसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कंट्री में पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या उपाय है, तो पूरी होल की स्टडी इसके अंदर करते हैं। तो आर का मतलब क्या हुआ, याद कर लें साथ का साथ, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ई का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी का डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। फिर पी का जो मतलब होता है, पी का मतलब पॉवर्टी से लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि पॉवर्टी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। और फिर वापस जो पी है, इसका मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि हम क्या पॉलिसीज बनाएं, ठीक है। और बीओपी एक ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमी से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है। अगर दोनों इक्वल हैं तो बैलेंस कहलाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सेज एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सेज इंपोर्ट कहलाएगा। इन सब की स्टडी ये मैक्रो इकोनॉमी में ही पॉसिबल है, इसमें होल की स्टडी करते हैं। एक बार देखें, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस से लिया जाता है। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, रेड पीपी बीओपी, रेड पीपी बॉप भी कह सकते हैं आप। आर क्या होगा, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ई का मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इस पी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। फिर पी है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है कौन सी पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, उन सब को देखकर हमारी पॉलिसी डिसाइड होती है। और बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा फॉरेन के साथ जो ट्रेड है उसका बैलेंस क्या चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है। ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिया जाता है। एक ज़रूर आप माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंट, जो मैं बाद में कभी कहीं भी बता दूंगा।